हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हैं? फटाफट बताइए, सब फटाफट क्लास में जुड़ जाइए। बताइए आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया है एकदम। फटाफट एग्जाम युद्ध सीरीज में आप लोग जुड़ जाइए। एग्जाम युद्ध सीरीज, ये सीरीज किसके लिए? ये सीरीज क्लास 10th के बच्चों के लिए जो 2026 में इस बार एग्जाम देने वाले हैं। तो इस सीरीज के अंतर्गत आपका क्या होगा? इस सीरीज के अंतर्गत ऑल सब्जेक्ट का क्या होगा? लघु उत्तरीय, जिसे हम 2 अंकीय प्रश्न कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे 2 अंकीय प्रश्न कहते हैं, उसका तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका साइंस का लघु उत्तरीय प्रश्न का तैयारी होगा। साइंस में कितना प्रश्न? 24 अंक का प्रश्न आपका लघु उत्तरीय पूछता है। कितना अंक का? तो साइंस में जो आपका है कितना? 24। ठीक है, 24 अंक का प्रश्न आपका साइंस में पूछता है। तो एकदम पूरा से तैयारी कराया जाएगा साइंस का। ठीक, पूरा सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट का आपका इस सीरीज के अंतर्गत तैयारी कराया जाएगा। तो आप लोग फटाफट क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। फटाफट आप क्या करिए, क्लास में अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, क्लास को एक बार लाइक भी जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए सीरीज का हम खासियत आपको बता देते हैं। ये बिहार बोर्ड मैट्रिक के छात्रों के लिए है, 2026 में जो एग्जाम देने वाले हैं। और आज हम पढ़ाने वाले साइंस के जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न हैं, सर आपका लघुत्तरीय प्रश्नों का हम इस कराने वाले हैं। ठीक है, तो कितना? साइंस में 24 अंक का आपका लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। तो 24 अंक आज पक्का करें। ठीक है, 24 अंक जो आपका ये क्लास है एग्जाम युद्ध सीरीज को करके आप 24 अंक पक्का कर सकते हैं। 24 अंक। ठीक है, तो ये सीरीज किसके लिए? इस सीरीज 2 अंकीय प्रश्नों के लिए। किसके लिए? 2 अंकीय प्रश्नों के लिए आपका एग्जाम युद्ध सीरीज है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये परीक्षा में आने वाला प्रश्न, जितना भी प्रश्न यहाँ आपको पढ़ाया जाएगा, सभी परीक्षा में आने वाला प्रश्न पढ़ाया जाएगा। MVVI प्रश्न जो आपका है, MVVI प्रश्न पढ़ाए। आप क्वेश्चन का लेवल देख के समझ जाएंगे कि कैसा क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो डे 1 है आपका। आज कितना है आपका? एग्जाम युद्ध सीरीज का डे 1 है। ठीक है, ये कितना बजे चलेगा? तो ये आपका दोपहर, डेली दोपहर 12:30 बजे। दोपहर कितना? दोपहर 12:30 बजे डेली आपका चलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे आप देखते हैं इसका। और तो चलिए क्लास को चालू करते हैं। ठीक है, आपका क्या है? क्लास को चालू करते हैं। तो ये आपका एग्जाम युद्ध सीरीज क्या है? एग्जाम युद्ध सीरीज है। ठीक है, इस सीरीज में आपका 2 अंकीय प्रश्नों का तैयारी होगा। 2 अंकीय प्रश्नों का आपका क्या होगा? 2 अंकीय प्रश्नों का तैयारी होगा, एकदम ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, एकदम ऑल सब्जेक्ट, नहीं कि ये साइंस ना है आपका। ऑल सब्जेक्ट का क्लास 10th का, जैसे आज साइंस करवाएं। ठीक है, किसी दिन साइंस करवाएं तो किसी दिन फिर हम मैथ करवा लेंगे, किसी दिन मैथ करवाएंगे, फिर किसी दिन संस्कृत करवाएंगे, किसी दिन SST करवाएंगे, किसी दिन ऐसे हिंदी करवाएंगे। इससे आपको पांचों विषयों का एकदम इस सीरीज के अंतर्गत जितना भी पांचों विषयों के 2 अंकीय प्रश्नों का तैयारी होगा। ठीक है, अब क्लास को लाइक कर दिए? फटाफट बताइए कि क्लास को लाइक किए। अगर लाइक नहीं किए तो एक बार क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अगला आज का क्लास का डे 1 है। ठीक है, तो चलिए क्लास को चालू करते हैं। ठीक है, क्लास को क्या करते हैं? क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम साइंस में आपका क्या है? साइंस में आपका क्या है? पहले फिजिक्स है। ठीक है, फिजिक्स है, फिर आपका केमिस्ट्री है, फिर आपका बायो है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है। तो देखिए फिजिक्स में आपका जो है दीर्घ उत्तरीय, सॉरी लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय कितना? 8 नंबर का पूछता है। जैसे 8 प्रश्न पूछेगा, आपको किसी 4 का ही जवाब देना है। 8 प्रश्न पूछेगा, किसी 4 का जवाब देना है, जो कि 2 अंकीय प्रश्न है, 2 अंक का रहेगा। ठीक है, फिजिक्स का हो गया। फिर आपका देखिए केमिस्ट्री में भी वही सिस्टम है। 8 आपसे पूछेगा, किसी 4 का जवाब देना है, जो प्रत्येक 2 अंक का रहेगा। फिर बायोम भी आपका वही सिस्टम। बायोम क्या है? बायोम भी वही सिस्टम है कि 8 का पूछेगा, आपसे 4 को जवाब दीजिए, 2 नंबर का प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो टोटल कितना? टोटल आपका 24 अंक हो गया। कितना? टोटल 24 अंक हो गया। ठीक है, तो फिजिक्स का जो आपका, हम फिजिक्स का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 2 अंकीय प्रश्न का जो फिजिक्स का है, लघु लघु उत्तरीय प्रश्न, वो हम करा चुके हैं। ठीक है, पहले हम उसका क्लास करा दिए हैं। तो आप कहाँ से जाकर देख सकते हैं? तो आप हमारे चैनल पर जाइए, देख सकते हैं, नहीं तो हम उसका लिंक नीचे दे देंगे फिजिक्स का। तो इस सीरीज में हम आपकी जो साइंस का भी 2 अंकीय प्रश्नों का सीरीज कराने वाले, इसमें क्या? तो इसमें आपका होगा केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, तो ठीक है, ये आपका डे 1 है। आज कितना है? एग्जाम युद्ध सीरीज जो साइंस का है, साइंस का आज डे 1 है। ठीक है, चलिए आप क्लास को चालू करते, कंटिन्यू करते। तो एक बार क्लास को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो देखिए आपका केमिस्ट्री का पहला प्रश्न क्या है? केमिस्ट्री का पहला प्रश्न देखिए, अरे यार कहाँ गया? देखिए केमिस्ट्री का पहला प्रश्न देखिए, 1 नंबर प्रश्न को देखिए। केमिस्ट्री का जो आपका फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या है? क्या? कि देखिए विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर है इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिख बोल रहा है कि विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया, जो अभिक्रिया है उसमें अभी अंतर बताइए, रहा इसका क्या करिए? समीकरण लिखिए, आपसे बोल रहा है। ठीक है, कितना? 2 अंकीय प्रश्न है आपका, 2 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही MVVI प्रश्न है। तो सारे जितना प्रश्न आपको इस सीरीज के अंतर्गत आपको कराया जाएगा, एग्जाम युद्ध जो आपका सीरीज है, एग्जाम युद्ध सीरीज के अंतर्गत जितने भी आपका प्रश्न कराया जाएगा, सारा एकदम एग्जाम में आने वाला सीरीज रहेगा, एग्जाम से
से लड़ने, युद्ध सीरीज में नाम ही एग्जाम युद्ध, यानी कि एग्जाम से युद्ध करने के लिए आपको ये प्रश्न सिखा दिया जाएगा। ठीक है, कि आप जिस दिन एग्जाम में बैठिएगा उस दिन प्रश्न ऐसे देखिएगा, ऐसे बनाइएगा, एकदम खटाखट खटाखट बनाइएगा। ठीक है, एकदम बढ़िया से क्लास को कर दीजिएगा शेयर और लाइक करके एकदम फटाफट जुट जाइएगा। चलिए अभी से लेकर 1 घंटा एकदम बढ़िया से मेहनत करते हैं हम दोनों भाई मिलके और एकदम एग्जाम में जो आपका बढ़िया नंबर लाने हैं। ठीक है, कम से कम कितना, कम से कम 400 से 450 के बीच, 400 से कितना 450 के बीच लाना एकदम। तो दोनों भाई एकदम बढ़िया से मेहनत करेंगे। ठीक, एकदम मिल के एकदम गर्दा उड़ाना है इस बार। 2026 में क्या करना है, एक बार 2026 में गर्दा उड़ाना है, तो एकदम कंटिन्यू आप लोग मेहनत करिएगा। तो ठीक है, तो चलिए प्रश्न को चालू करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या आपका 1 क्या है कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखे। देखिए आपको पहले क्या करना, विस्थापन जो आपका विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन उसका परिभाषा लिख देना है। उसके बाद आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा लिख के उसका समीकरण लिख देना है। ठीक है, तो चलिए देखिए कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में निम्नलिखित अंतर है। पहला क्या आपका विस्थापन अभिक्रिया, देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या है कि यह अभिक्रिया क्या है कि यह सभी क्रिया जिसमें किसी लवण से उसका एक तत्व किसी अपेक्षाकृति अधिक क्रियाशील तत्व विस्थापित हो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे क्या कि जैसे एलाइड कॉपर अपेक्षा अधिक, एलाइड जो आपका है कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। एलाइड जो आपका एलाइड है, एलाइड क्या है, कॉपर की जो एलाइड आपका अधिक कहती है तत्व, ये कॉपर से क्या है अधिक क्रियाशील, कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो जो कॉपर है, कॉपर के साथ ये क्या है विस्थापन कर लेगी। ठीक है, विस्थापन कैसे कर सकते हैं कि वो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन ऐसे में आपका नंबर थोड़ा बहुत काट लिया जाए, इसलिए परिभाषा को एकदम बढ़िया से लिखिएगा। वह सभी क्रिया किसी लवण से उसका तत्व किसी अपेक्षाकृति अधिक क्रियाशील तत्व विस्थापित हो जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन या देवी लिखा गया सॉरी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में नए उत्पादकों के निर्माण होते हैं जो विलयन में ही रहते हैं तथा जिसमें अभिक्रियाओं के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कि जिस अभिक्रिया में लिखेंगे, जिस अभिक्रिया में, ठीक है, जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे Na2SO4 कि फिर क्या Na2SO4 इंटू AQ प्लस BaCl टू, क्या है ये आपका क्या है, आपका जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, इसका ये आपका रस क्या है, समीकरण, ये आपका समीकरण। तो समीकरण आप क्या करना, जो आपका है समीकरण भी याद कर लीजिए, क्योंकि ये अगर नहीं लिखिएगा तो आपका समीकरण तो एग्जाम में आपका नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको भी बढ़िया से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब 2 नंबर प्रश्न को देखिए। 2 नंबर प्रश्न आपका काफ़ी एकदम इम्पोर्टेंट है। तो 2 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे। तो देखिए पहला आपका क्या है, सोडियम सल्फेट, क्या है, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो सोडियम का देखिए, सोडियम, उसके बाद अगला प्रश्न और पढ़ लेते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, कैल्शियम हाइड्रोकार्बन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो देखिए पहला बोल रहा है सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो देखिए पहला सोडियम, तो पहला क्या है, पहला का है BaCl। पहला देखिए पहला का BaCl AQ प्लस AN2SO4 से क्या बना, इसको अगर मिलाने से क्या बना, इसको मिलाने से बना BaSO4 प्लस 2NaCl। पहला आपका ये क्या होगा, अभिक्रिया होगा। पहला आपका समीकरण लिखा गया। तो दूसरा का समीकरण कैल्शियम हाइड्रोकार्बन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो कैल्शियम का OH2 AQ प्लस CO2 इंटू जी से क्या बना, तो बना CaCO3 इंटू S प्लस H2O। ये आपका दूसरा का समीकरण हो गया। ठीक है, तो समीकरण जो आपका होता है, समीकरण लिखने के लिए समीकरण को संतुलित करने के लिए ये सब आपका हर वर्ष पूछा जाता है। तो ये सब पर आप ज़्यादा ध्यान दे दीजिए। और क्या, रासायनिक अभिक्रिया भी ये सब बहुत अच्छा से याद कर लीजिए। ये सब आपका हर साल आपका लगभग आता है। ठीक है, तो चलिए 3 नंबर प्रश्न आपका क्या है, तो 3
चलिए 3 नंबर आपका प्रश्न देखिए, 3 नंबर आपका प्रश्न क्या है, तो हम 3 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। तो देखिए फटाफट 3 नंबर प्रश्न है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के साथ समझाइए। बोल रहा है कि जब धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होती है तो उस समय कौन सा गैस निकलता है, उदाहरण के साथ हमें बताइए। तो देखिए पढ़िए कि जब धातु के साथ क्या है कि जब धातु के साथ पढ़िए कि जब धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया करते हैं, अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं, तब पड़ा है हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 आपका हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। कौन सा गैस उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसका समीकरण आपका ये रहा समीकरण। ठीक है, उसके बाद क्या करें कि जैसे हाइड्रोजन गैस को साबुन के बुलबुले से, जैसे हाइड्रोजन का गैस H2 है, उसके साबुन के बुलबुले के से गुजारेंगे तो उन बुलबुले से क्या, जैसे कि हाइड्रोजन गैस को साबुन के बुलबुले से गुजारने पर बुलबुला उत्पन्न होता है। जैसे हाइड्रोजन गैस है उसको साबुन के बुलबुले से हम गुजारेंगे तो इस तरह आपका बुलबुला जो है, बुलबुला जैसे हम फैन भी कहते हैं, तो वो आपका उत्पन्न होता है। ठीक है, तो उन बुलबुलों के निकट जलती हुई मोमबत्ती, जैसे हम ये को जलती हुई मोमबत्ती है, आई मोमबत्ती को हम ये बुलबुला के पास लगाएंगे तो कैसे करने लगा, वो फट फट के ध्वनि के साथ जलता है। कैसे? फट फट आपका ध्वनि है, जैसे हम दुग 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 नहीं करने लगता, फट फट फट। आप कभी आज देखे होंगे, कभी भी आप कैसे हुआ होगा आपके साथ, तो वो फट फट के ध्वनि के साथ जलते हैं। इससे हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति सिद्ध होती है। इससे पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो यहाँ साबुन के बुलबुले में क्या है, साबुन के बुलबुले में हाइड्रोजन गैस है, साबुन के बुलबुले में क्या है, हाइड्रोजन गैस है। इससे हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति पता चल जाता है। क्या आप लोग समझ गए? फटाफट बताइए कि समझ गए, कोई दिक्कत भी है? अगर कोई दिक्कत है तो फटाफट कमेंट में लिखिए, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न आपका 4 नंबर प्रश्न देखिए, एकदम बहुत मस्त प्रश्न है 4 नंबर, कि कठोर जल को मृदु करने से क्या है कि कठोर जल को मृदु करने के लिए जिस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है उसका नाम लिखे। जो कठोर जल है उसको मृदु यानी नरम करने के लिए जिस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है उसका नाम बताइए। तो देखिए पढ़िए कि कठोर जल को मृदु यानी मुलायम करने के लिए सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 का उपयोग होता है। किसका होता है? Na2CO3, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग होता है। कठोर जल को मृदु करने के लिए किसका उपयोग होता है? सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, क्या आप प्रश्न को समझ गए? कोई दिक्कत है? यस या नो कमेंट में फटाफट लिखिए, अगर समझ गए तो ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका बहुत एकदम मस्त है, प्रश्न का लेवल देखकर आप समझ सकते हैं कि एग्जाम आपका कितना मस्त जाने वाला है। ठीक है, एग्जाम युद्ध अगर आप पूरा सीरीज को कर लेंगे तो सोच लीजिए एग्जाम आपका कितना मस्त जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर आपका 5 क्या है? प्रश्न नंबर 5, एनोडीकरण किसे क्या है? एनोडीकरण क्या है? एकदम सारा आपके लिए चुन चुन के MVVI प्रश्न को हम लेकर आए। जितना आपका MVVI प्रश्न है सबको हम चुन चुन के एकदम लाए हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है एनोडीकरण, ये प्रश्न लगभग आपका एकदम कम से कम हम बोलते हैं 5 से 6 बार आपका बिहार बोर्ड पूछ चुका है प्रश्न को। 5 से 6 बार आपको ये बिहार बोर्ड आपका ये प्रश्न पूछ चुका है। आप क्वेश्चन बैंक को, जैसे हम क्वेश्चन बैंक को उठा के आप देख लीजिएगा, इस प्रश्न को 5 से 6 बार ज़्यादा ही हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देखिए। बोल रहा है एनोडीकरण क्या है, बताइए एनोडीकरण क्या है? तो एनोडीकरण एल्युमिनियम को खुले वातावरण में छोड़ देने पर, जो एल्युमिनियम आपका मान लीजिए एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम इसको हम अगर खुला वातावरण में छोड़ देते हैं, खुले वातावरण में छोड़ देने पर इसकी सतह ऑक्साइड की परत बना, इसकी जो सतह इसमें क्या ऑक्साइड बन जाता है। खुले वातावरण में अगर छोड़ देंगे ये वायु से अभिक्रिया करके इस तरह का ऑक्साइड बना लेगा, ऑक्साइड बना लेगा। क्या है? ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, ऑक्साइड इस तरह फटाफट अपना ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, ऑक्साइड बना लेगा। उसके बाद क्या होगा? ऑक्साइड क्या क्वेश्चन कि एल्युमिनियम को खुली वातावरण में छोड़ देने पर इसकी सतह पर ऑक्साइड की एक परत बन जाती है, जिसके कारण एल्युमिनियम का संक्षारण रुक जाती है ऑक्साइड और अधिक मोटा बनना ही एनोडीकरण कहलाता है। देखिए आपका मान लीजिए आपका क्या है, आपका ये एक एल्युमिनियम पदार्थ है, एल्युमिनियम आपका ये पदार्थ है, इसको हम अगर खुला वातावरण में छोड़ देंगे ये क्या करेंगे? वायु से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना लेगा। क्या करेगा? ये अपने ऊपर एक ऑक्साइड की परत बना लेगा, जिससे क्या होगा? ये खराब नहीं होगा। ये अगर इस पर वर्षा भी होगा, इस पर पानी भी गिरेगा, ये वायु भी अगर
क्या होगा, ये खराब नहीं होगा, जिसके कारण इसका संरक्षण जो खराब है वो रुक जाता है, खराब नहीं होता है। ठीक है, तो इसी को और मोटा करना क्या कहलाता है, इनोडीकरण कहलाता है। ठीक है, क्या समझ गए? समझ गए? फटाफट कमेंट में यस लिखिए, फटाफट दिल बना के भेजिए। समझ गए तो फटाफट आप लोग कमेंट में एक दिल बना के मारिए, लीजिए सर एकदम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ गए तो एकदम फटाफट दिल फेंक के मारिए, दिल फेंक के मारिए। आप लोग का दिल ही तो लेना है जी, है पैसा थोड़ी लेना आपसे, पैसा हम थोड़ी ले लेंगे आपसे, दिल ही तो लेना, आपका दिल ही तो चुराना है। तो ठीक है, तो चलिए 6 नंबर प्रश्न आपका क्या है, तो चलिए 6 नंबर हम प्रश्न को देखते हैं। तो 6 नंबर आपका प्रश्न क्या है, तो पढ़िए। 6 नंबर पे भी एकदम खतरनाक प्रश्न का लेवल देख के समझ सकते हैं कि आपका किस तरह एग्जाम युद्ध जो सीरीज आपका किस तरह से एकदम होने वाला है। एकदम सोच लीजिए, आपका डे 1 में ये हाल है, सोच लीजिए एकदम किस तरह का जाने वाला एग्जाम युद्ध। ठीक है, एग्जाम में एकदम पूरा फोड़ का आइएगा, हम कहते हैं गारंटी के साथ। अगर आप पूरे शिद्दत से पूरे मेहनत से एग्जाम युद्ध सीरीज को कर लेते हैं और सारे जितने भी प्रश्न आपको दिया जा रहा है सभी प्रश्नों को एकदम तैयार कर लेते हैं, तो आप एग्जाम को फोड़ के आइएगा। ठीक है, आपका जो ड्रीम है 400 प्लस, आपका ड्रीम है 400 प्लस 450 प्लस, वो कोई नहीं रोक सकता। बस हाँ, मेहनत करना पड़ेगा। आप सोचिएगा बिना मेहनत का हम कुछ कर ले सर, खाली सीरीजवा पढ़ लेते हैं, क्लासवा कर लेते हैं, एक प्रश्न को तैयार करबे नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करबे नहीं करेंगे, हमारा 400 प्लस आ जाए, तो नहीं जी। 400 छोड़िए, आपको 300 प्लस नहीं आएगा, हम बोल देते हैं 300 प्लस नहीं आएगा। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो 300 प्लस का भी सपना छोड़ दिए। अगर आप मेहनती हैं, मेहनत करना चाहते हैं कि सकता है मेहनत एकदम करके सर अपने रिजल्ट को बदल देंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एकदम मेहनत करिए बढ़िया से। ठीक है, आपको हम मंजिल तक पहुंचा के रहेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मंजिल तक आपको पहुंचा के रहेंगे। ठीक है, तो चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखिए। 6 नंबर आपका प्रश्न है, जस्तीकरण या गेल्वेनीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, इससे जस्तीकरण को ही गेल्वेनीकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो बताइए जस्तीकरण और गेल्वेनीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए पढ़िए कि किसी धातु को पिघले हुए जस्ता में डुबा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका धातु है, ये आपका एक धातु है, मान लीजिए लोहा है, ये धातु क्या है आपका, लोहा है, आयरन है, Fe। ठीक है, Fe आपका लोहा आयरन है, तो इसको हम जब जस्ता जेड है यानी कि जेड जिसे हम जिंक भी कहते हैं, उसमें हम इसको डुबा दें। ठीक है, इस पर क्या हो जाएगा, उसके बाहर बार क्या बन जाएगा, इसके बाहर बार जो है जस्ता का क्या परत बन जाएगा, इसके बाहर बार जस्ता का एक परत बन जाएगा। ठीक है, क्या होगा, इसके बाहर बार जो है जैसे हम लाल कलर से करते थे, इसके बाहर बार एक जस्ता का इस तरह का परत बन जाएगा। ठीक है, इसके बाहर बार एक जस्ता का परत बन जाता है, तो इसी परत को क्या कहते हैं, इसी परत को चढ़ाना क्या कहते हैं। देखिए, किसी धातु को पिघलाकर किसी धातु को पिघले हुए जस्ता में दिया जाता है, जिससे धातु की सतह पर जस्ता की परत बन जाती है। इसी प्रक्रिया को जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, समझ गए किस तरह। देखिए मतलब ये आपका क्या है, ये आपका मान लीजिए एक धातु है, क्या है, एक धातु है जिससे मान लीजिए Fe यानी फाइबर लोहा है, आयरन। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको मान लीजिए ये पिघला हुआ आपका जस्ता है जिसे हम जिंक कहते हैं, इसमें डुबा देंगे तो इसके साइड क्या हो जाए, तो इसके साइड इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर जो जस्ता का नहीं इस Zn का क्या जिंक का परत बन जाएगा। तो इसी परत को क्या कहते हैं, इसी सब क्रिया को क्या कहते हैं, तो जस्तीकरण कहते हैं। क्या समझ गए तो फटाफट कमेंट में यस लिखिए सर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट दिल मार के फेंकिए, दिल मार के आप लोग का दिल ही लेना है जी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं। 7 नंबर आपका प्रश्न है कि जो जंग लगने से लोहे, यहाँ होता है लोहे, ठीक है, लोहे हट गया, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो यहाँ आपका लोहा होगा। ठीक है, लोहा ठीक है, लोहा को जंग लगने से बचाने के उपाय बोल रहा है, लोहा को जंग लगने से बचाने का उपाय। तो देखिए क्या लिखेंगे, उत्तर, लोहा को जंग लगने से बचाने का उपाय निम्न है। लोहा से जंग लगने का बचाने का उपाय निम्न है। पहला क्या है, जल एवं वायु से दूर रखकर। अगर आप लोहा को जल और वायु से दूर रखें तो लोहा आपका खराब नहीं होगा, जंग नहीं लगेगा लोहा में। ठीक है, फिर इसकी सतह पर पेंट करके, अगर आप लोहा के ऊपर पेंट कर देते हैं फिर आपका लोहा जल्दी खराब नहीं होगा। ठीक है, उस पर जंग नहीं लगेगा। ठीक है, अगर 3 नंबर आपका क्या कि इसकी सतह पर ग्रीस या तेल लगाकर, अब लोहा पर अगर आप तेल लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, तो फिर आपका लोहा में जंग नहीं लगेगा। ठीक है, फिर आपका चौथा है जस्तीकरण करके, आप चाहते हैं तो जस्तीकरण कर दीजिए, उससे भी आपका लोहा में जंग नहीं लगेगा। ठीक है, समझ गए। लोहे को जंग लगने से बचाने का उपाय क्या है, तो लोहे को जंग लगाने से बचने का उपाय पहला आपका है कि जल एवं वायु से दूर रखकर, दूसरी इसकी सतह में पेंट करके, तीसरी इसके सतह पर ग्रीस या तेल लगाकर, चौथा आपका है जस्तीकरण करके। ठीक है,
समझ गए फटाफट समझ गए, ठीक है। समझ गए तो फटाफट एकदम कमेंट में लिखिए समझ गए, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला 8 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। आपका 8 नंबर प्रश्न क्या है? धातु कर्म। सोच लीजिए एकदम आपके लिए चुन चुन के प्रश्न एकदम लाए हैं, एकदम चुन चुन के प्रश्न, ठीक है। तो आपके लिए एकदम परीक्षा में खरे खरे एकदम बनाएंगे। जैसे पूरा एकदम एग्जाम युद्ध सीरीज को करके आप जाइएगा, एग्जाम युद्ध सीरीज करके जाइएगा तो एकदम एग्जाम में जैसे बैठिएगा आपको एग्जाम हॉल में एकदम बोलिएगा अरे सही प्रश्न है, ऐसे मार देंगे, खटाखट बना कर आ जाइएगा एकदम, इतना कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर, ठीक है। तो लगभग एकदम सभी एकदम क्लास को लोग बढ़िया से करिएगा, ठीक है। आपको बताइए आपका क्या एडमिट कार्ड मिल चुका है? आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। एडमिट कार्ड मिला, आप एडमिट कार्ड आप लाए तो आप लोग एडमिट कार्ड ला लिए होंगे, ठीक है। एडमिट कार्ड आप लोग ले आए होंगे, आपको सेंटर भी पता चल चुका है कि हमारा सेंटर कहाँ पहुँचा है। तो आप लोग सेंटर एक बार घूम के जरूर आइएगा अगर लगी है, और दूर है तो कोई नहीं, ठीक है। लेकिन अगर सेंटर एक बार घूम लीजिएगा जरूर, ठीक है। घूम लेने से वहाँ का वातावरण आपको पता चल जाता है, ठीक है। इसलिए एक बार घूम लीजिएगा तो आपके अंदर का डर जो है, वो डर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आपके अंदर डर जो रहता है सेंटर को लेकर, वो डर आपका समाप्त हो जाएगा। इसलिए अपने सेंटर पर एक बार जाके घूम लीजिएगा जरूर, ठीक है। तो चलिए 8 नंबर का प्रश्न है, धातु कर्म किसे कहते हैं? बताइए। तो धातु कर्म किसे कहते हैं? तो अयस्कों से धातु के निष्कर्षण एवं उनके शोधन की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये है, इससे अगर हम इसे धातु पर आए इसमें, तो इससे जो धातु को निकालने की क्रिया और शोधन यानी शुद्ध करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो धातु कर्म कहते हैं। इसको से धातु को निकालने एवं उसको शुद्ध करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं, ठीक है। समझ गए? समझ एकदम फटाफट बताइए, समझ गए, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो चलिए 9 नंबर आपका प्रश्न क्या है? 9 नंबर प्रश्न है गैंग, कि बताइए गैंग किसे कहते हैं? फटाफट बताइए। गैंग MBBI प्रश्न, MBBI 2026 में ये प्रश्न 100% रहेगा, देख लीजिएगा। फर्स्ट या सेकंड पाली में आपका साइंस में ये 100% ये प्रश्न आपका रहेगा, 100%, ठीक है। तो हम लिख के एकदम 100% करंट के साथ कहते हैं कि आपका प्रश्न सेकंड या फर्स्ट पाली में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो बताइए कि गैंग किसे कहते हैं? बताइए फटाफट बताइए कि गैंग किसे कहते हैं? अयस्कों में पाए जाने वाले अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। नहीं देखते हैं कि 10 को छौड़ा है, 10 को छौड़ा, सभी छौड़ा क्या अशुद्ध है, उसी को गैंग नहीं कहते हैं। लफुआ का गैंग, इसका उसका गैंग। तो उसी तरह अयस्क यानी धातु में क्या होता है? अयस्क जो आपका है धातु में भी जो अशुद्ध यानी कि बेकार धातु है उसको गैंग कहते हैं, इसको गैंग कहते हैं ना। जैसे लड़का है, क्या है? आपका लड़का है, 10 गो लड़का है, 10 गो लड़का में 8 गो लड़का क्या है? एकदम आवारा है, लफुआ है, चोर है, लुक्कर है, इतने कहते हैं चोरवा का गैंग है, लफुआ का गैंग है, हम लोग बोलते हैं ना। उसी तरह ये मान लीजिए धातु है, तो धातु में जो भी पदार्थ अशुद्ध यहाँ है आपका धातु, ठीक है। इसको में जो भी आपका पदार्थ अशुद्ध है, अशुद्ध मतलब कि बेकार पदार्थ है, बेकार, वो आपका क्या, वो आपका क्या गैंग हो गया, वो क्या हो गया? गैंग हो गया। क्या समझ गए? समझ गए एकदम फटाफट कमेंट में लिखिए सर समझ के, कोई दिक्कत भी ना है, ठीक है। तो 10 नंबर आपका प्रश्न देखिए, 10 नंबर आपका प्रश्न क्या है? तो 10 नंबर आपका प्रश्न है तन्यता किसे कहते हैं? बताइए आप लोग फटाफट बताइए कि तन्यता किसे कहते हैं। तो नहीं बोलिएगा सर तन्यता नाम से पता चलता है, जिस चीज़ का हम तान दे उसे तन्यता कहते हैं। नहीं जी, ऐसे लिखने से नंबर आपका कट जाएगा। इस तरह नहीं, समझाने के लिए बोल देते हैं कि जो चीज़ को हम तान सके उसे तन्यता कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं, ठीक है। तो चलिए उत्तर देखो, उत्तर आपका क्या है कि सामान्यतः धातु को पीट कर एक लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं। धातु के इसी गुण को तन्यता कहते हैं। मान लीजिए सोना का इतना को टुकड़ा है, ठीक है, सोना का इतना को टुकड़ा है, इसको हम लेके जाए सोनार के पास, सोनार के ले जैसे लग गए उसके एकदम पीट के ये इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया। तो धातु का जो ये गुण है, लंबा होने का गुण है, ये क्या है? ये आपका इसी गुण को हम तन्यता कहते हैं। इसी गुण को क्या कहते हैं? इसी गुण को तन्यता कहते हैं, ठीक है। इसी गुण को तन्यता कहते हैं। तो धातु को लंबे जो होने का गुण है, पीटने के बाद लंबा होने का गुण है, तो इसी गुण को हम तन्यता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? तन्यता, ठीक है, तन्यता। क्या समझ गए? एकदम फटाफट बताइए कि समझ गए, कोई दिक्कत ना है, एकदम यस सर समझ गए हैं, कोई भी दिक्कत ना है, समझ गए ना। तो बढ़े, बोलिए, तो बढ़े अगला क्लास, अगला क्वेश्चन पे चलिए पढ़िए। 11 नंबर प्रश्न में देखिए आप लोग, 11 नंबर आपका प्रश्न क्या है? तो 11 नंबर प्रश्न अघात वर्धन्यता एकदम VVI प्रश्न आपके लिए। इतना क्या है? VVI
एकदम वीवीआई प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है, वीवीआई, ठीक है। हम जितना भी आपका एग्जाम युद्ध में आपका प्रश्न आएगा, एग्जाम युद्ध सीरीज में आपके सारे प्रश्न एकदम एकदम खटाखट एग्जाम में बनेगा। आपका एग्जाम में क्या होगा, सारे प्रश्न खटाखट बन जाएगा। जो भी बच्चा एग्जाम युद्ध सीरीज को करके जाएगा वो परीक्षा में घबराएगा नहीं, एकदम धीरज से बनाएगा, धीरज से क्वेश्चन को बनाएगा। और जो एकदम वायरल क्या होता है, जो वायरल क्वेश्चन के चक्कर में रहता है कि वायरल क्वेश्चन वहाँ किधर से मिल जाए, किधर से क्वेश्चन वहाँ लीक हो जाए, वो आके हमको गैस प्रश्न खाली दे दे, तो देखिए खाली गैस प्रश्न पढ़ के आप बढ़िया नंबर नहीं लग सकते। और गैस प्रश्न पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए जब तक आप हार्ड वर्क के साथ आप स्मार्ट वर्क नहीं करिएगा तब तक आप बढ़िया नंबर नहीं ला पाइएगा, ठीक है। हार्ड वर्क भी ज़रूरी है और स्मार्ट भी, लेकिन हाँ वो पता होना चाहिए आपको कि कब हार्ड वर्क करें और कब स्मार्ट वर्क करें। क्योंकि जब हार्ड वर्क के समय आप स्मार्ट वर्क कर लेते हैं तो फिर भी काम बिगड़ सकता है, और स्मार्ट वर्क करने की जगह पर आप हार्ड वर्क करेंगे तब भी काम बिगड़ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हमें कब स्मार्ट वर्क करें, हम कब हार्ड वर्क करें, ठीक है। इसलिए अभी आपका क्या है, अभी हार्ड वर्क करने का समय है। और जैसे आपका 1 फरवरी आएगा जी, 1 फरवरी आपका स्मार्ट वर्क करने का समय आ जाएगा। स्मार्ट वर्क एकदम एकदम गुप्त बात हम आपको बता रहे हैं। पता है ये बात ना 95% बच्चा को पता है, नहीं 95% बच्चा को नहीं पता। तभी तो 5% बच्चा को पता है, तभी तो टॉपर बनता है। 5% बच्चा टॉपर ना बनता है जी, है बताइए। 90% बच्चा कहाँ टॉपर बनता है, काहे कि वो सबको पता नहीं कि कब हम हार्ड वर्क करें, कब मेहनत करें, कब हम स्मार्ट वर्क करें, कब हम चालाकी करें। ये चीज़ उसको पता नहीं रहता है, ठीक है। वो क्या करता है, जब मेहनत करने का समय रहता है तो एकदम लुल्लू फुल्लू कर लेता है, और जब लुल्लू फुल्लू करने का समय आता है मतलब स्मार्ट वर्क करने का समय है तो एकदम आ बाप आई माँ ये क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं, ये आ जाएगा, वो पढ़ लेते हैं, वो आ जाएगा, इसको देख लेते हैं, वो हो जाएगा, मॉडल सेट देख लेते हैं, वो हो जाएगा, ऐसे करने लगता है। देखिए अभी जो आपका समय है, अभी जो आपका एग्जाम में कितना दिन, लगभग 25 दिन, मान लीजिए 25 दिन से ज़्यादा ही है, तो हम 25 दिन समय अभी जो है ना 80% बच्चा एकदम बौखल रहा है। 80% जो शुरू में तो मेहनत किया है, अभी जाकर खोज रहा है कि नस गैस प्रश्न मिल जाए, कि नस एकदम वीवीआई प्रश्न मिल जाए, ये सब खोज रहा है वो सब। कि नस हमको वायरल प्रश्न मिल जाए कि हम 100 प्रश्न पढ़े और उसमें जाके 50 प्रश्न बन जाए। ऐसा थोड़ी होगा जी, है। जब ऐसा होगा तो टॉपरवा काहे पढ़ता है पूरा साल, नहीं पढ़े। वो भी लास्ट में 1 महीना जब बचे 1 महीना तो अभी का 100 क्वेश्चन पढ़ लेगा और उसको बन जाएगा 50 क्वेश्चन। काहे टेंशन लेगा, कितने 1 साल मौज वो भी करे बनना है। इसलिए खाली आप लोग वायरल के चक्कर में मत रहिए, ठीक है। वो वायरल आप समझ रहे हैं, वायरल मतलब समझ रहे हैं, आपसे सिर्फ व्यू ले रहा है, आपसे व्यू ले रहा है, लाइक ले रहा है, बस ये सब्सक्राइब बढ़ा रहा है, पैसा उसको पैसा मिल रहा है, आपको कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। अगर आप वायरल क्वेश्चन के चक्कर में रहिएगा आपको एकदम रत्ती भर पैसा नहीं होगा, रत्ती भर फायदा नहीं होगा, और जो आपका जो वायरल क्वेश्चन करवा रहा है वो एकदम पैसा वाला हो जाएगा, समझ रहे हैं। एकदम हम गंभीर बात आपको बता दिए, गंभीर बात। बहुत सारे स्टूडेंट को ये बात समझ में आता है, ठीक है। आप जब देखते हैं, अब मान लीजिए वो 1 घंटा का क्लास किए, 1 घंटा का वीडियो लाए, 1 घंटा अगर मान लीजिए आप भगा तगा के 30 मिनट देख लेते हैं तो वॉच टाइम उसका कितना हो जाएगा, वॉच टाइम उसका 30 मिनट का हो जाएगा। 30 मिनट का वॉच टाइम में चल रहे हैं और उसका चैनल मोनेटाइज होगा ना, लगभग 200 रुपया कमा लेगा। 200 रुपया सोच लीजिए आपको क्या मिला। आपको 2 नंबर का भी फायदा नहीं होगा, 2 नंबर का भी नहीं फायदा होगा। वायरल क्वेश्चन में क्या है, जरूरी है कि वह ये जाएगा नहीं। तो आप अगर जहाँ आपको 2 अंक का प्रश्न है, 2 अंक का भी फायदा न हो तो आप वहाँ उसको 200 रुपया का कैसे फायदा करवा सकते हैं, नहीं ना। तो इसलिए जो मेहनत करता है आपके लिए, जो रियल में मेहनत करता है उसको फायदा करवाइए, ठीक है। उसको अगर आप 20 रुपया भी कमा के दीजिए उसका दिल खुश होगा, लगेगा कि हम बच्चा के लिए मेहनत किया तो बच्चा भी हमके लिए कुछ किया हमारे लिए, ठीक है। तो चलिए बहुत हो गया, चलिए अब प्रश्न को देखते हैं, ठीक। तो चलिए 11 नंबर का प्रश्न क्या है, अघात वर्धनीयता से आप क्या समझते हैं, बताइए। अघात वर्धनीयता से क्या समझते हैं, तो देखिए सामान्यतः धातु को पीट कर चादर के रूप में ढाला जा सके, इसी गुण को अघात वर्धनीय कहते हैं। अगर तार के रूप में लंबा किया जा सकता है, तार के रूप में हम लंबा करें तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे तन्यता कहते हैं, इसे तन्यता कहते हैं, ठीक है, तन्यता कहते हैं। अब धातु को हम पीट के तार के रूप में इस तरह लंबा कर लें तो इसे तन्यता कहते हैं। अगर वही धातु को हम पीट कर चादर के रूप में इसे चौड़ा कर लें, ऐसे चादर के रूप में ढाल लें तो इसे क्या कहते हैं, इसे अघात वर्धन्यता कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, अघात वर्धन्यता कहते हैं। समझ गए कि अगर हम चादर के सॉरी तार के रूप में लंबा करें तो तन्यता, और चादर के रूप में पीट कर चौड़ा करें तो आपका अघात वर्धन्यता, समझ गए ना।
समझ गए? फटाफट कमेंट में बोलिए कि हाँ समझ गए, कोई भी दिक्कत ना है। ठीक है, तो लिखिए सामान्यतः धातुओं को पीट कर चादर के रूप में डाला जा सके, उसी को हम क्या कहते हैं, इसी गुण को कहते हैं अवगात वर्धन्यता कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका 12 नंबर आपका प्रश्न क्या है? तो 12 नंबर प्रश्न है, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? बताइए कि सोडियम जो आपका है, सोडियम को हम केरोसिन तेल में क्यों डुबा के रखते हैं? तो जो आपका सोडियम, देखिए पढ़िए कि सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है। सोडियम जो आपका है क्या है? अत्यधिक क्रियाशील धातु है। यदि इसे खुला में छोड़ दिया जाए, यदि हम सोडियम को खुले में छोड़ देते हैं तो कमरे के तापमान पर क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है। ऑक्सीजन के साथ ये अभिक्रिया करके जल जाता है। तो अगर हम सोडियम को खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ये जल जाता है। ठीक है, ऐसा ना हो तो इसीलिए सोडियम को हम केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। ठीक है, तो सोडियम जो आपका क्या है, सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है। इस वायु से अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये जल जाता है, इसीलिए जले ना, इसीलिए इसको क्या करते हैं, केरोसिन तेल में हम डुबा के रखते हैं। ठीक है, समझ गए? समझ गए तो फटाफट दिल फेंक के मारिए। समझ गए तो आप लोग फटाफट दिल फेंक के मारिए। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है? तो 13 नंबर आपका प्रश्न क्या है? चलिए देखिए 13 नंबर आपका प्रश्न कितना मस्त प्रश्न है कि मिश्र धातु 2026 में आपका 100% रहेगा। देख लीजिएगा, इधर जो 2026 के फर्स्ट या सेकंड पाली में आपको ये प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, आपको ये प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा। फटाफट बताइए कि आप लोग कौन सिटी में, आपका लोग का एग्जाम जो कौन सा शिफ्ट में पड़ा है? फटाफट बताइए कौन सा शिफ्ट में पड़ा है, कौन सा पाली में आप लोग का एग्जाम पड़ा है? फटाफट बताइए, आप फर्स्ट पाली में पढ़ा है या सेकंड पाली में? बताइए फटाफट बताइए कि आप लोग का जो एग्जाम है कौन सा सिटिंग में पड़ा है। क्या आप बना दे कि कौन सा फर्स्ट सिटिंग या सेकंड सिटिंग, कौन सा पाली का एग्जाम हल्का रहता है? इस पर क्या वीडियो आपको लाए हैं? वीडियो लाए फटाफट भाई हैं? वीडियो लाए इस पर कि कौन सा सिटिंग का एग्जाम हल्का रहता है या कौन सा सिटिंग का भारी रहता है? इस पर जल्दी आपके लिए वीडियो हम लाएंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़िए। 2026 में ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो प्रश्न क्या है कि धातु, मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक अधातु को अगर हम संगम मिश्रण यानी कि साथ में मिला दें तो इसे क्या कहते हैं? इसे मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एगो लोहा है और एगो क्या है, एगो कांसा है, अगर दोनों का मिला देंगे तो एक मिश्र क्या होगा, मिश्र धातु हो जाएगा। ये मिश्र धातु है, ये दोनों दो धातु मिलकर एक धातु बना, उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका पीतल क्या है, पीतल एक मिश्र धातु है, कांसा आपका मिश्र धातु है, स्टील आपका मिश्र धातु है, सोल्डर आपका मिश्र धातु, ये सब क्या है, सब आपका मिश्र धातु है। ठीक है, समझ गए? मिश्र धातु किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक धातु को मिलाते हैं या एगो धातु को मिला के हम एगो धातु को मिला के संगम मतलब साथ में मिला के मिश्रण को रूप में बदल दे, उसे क्या कहते हैं? उसे मिश्र धातु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। तो मिश्र धातु आपके पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, बताइए कि मिश्र धातु कौन सा है? पहले आपका पीतल मिश्र धातु है, कांसा मिश्र धातु है, स्टील आपका मिश्र धातु और सोल्डर आपका मिश्र धातु है। ठीक है, समझ गए? फटाफट कमेंट में यस लिखिए, समझ गए, कोई भी दिक्कत ना है। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत ना है। तो चलिए हम 14 नंबर प्रश्न को देखिए। आपका 14 नंबर प्रश्न है, निष्पात किसे कहते हैं? फटाफट बताइए कि निष्पात किसे कहते हैं? ऑक्साइड या कार्बोनेट अयस्कों की अनुपस्थिति में वायु की अनुपस्थिति में द्रवणांक से कम ताप पर गर्म करके धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करने की विधि को निष्पात कहते हैं। ठीक है, समझ गए? धातु के जो आपका क्या है, पढ़िए, ऑक्साइड या कार्बोनेट अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में द्रवणांक से कम ताप पर गर्म करके धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करना ही मिश्र कहते हैं, निष्पात कहलाता है। क्या कहलाता है? निष्पात किससे कहते हैं? निष्पात होता है निष्पातन, निष्पातन जो आपका निष्पातन ऑक्साइड, ये जो धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है? निष्पातन कहलाता है। क्या समझ गए? तो एकदम फटाफट बताइए कि हाँ सर समझ गए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कितना एकदम चुन के आपके लिए लाए हैं। बताइए क्वेश्चन कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है क्वेश्चन? फटाफट बताइए क्या, फटाफट बताइए कि आपको क्वेश्चन कैसा लग रहा है? जल्दी बताइए कि क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन का लेवल देख के आपको कैसा लग रहा है? लग रहा है यार अभी परीक्षा फोड़ देंगे? लग रहा है? लगना चाहिए। अगर नहीं लग रहा है तो आपके मेहनत में कमी है,
तभी तो आपको लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए मेहनत को बढ़ाइए, अभी भी समय है। कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। अगर अभी भी जाग जाते हैं दुनिया देख सकते हैं, ठीक है। अभी जागने का समय है, जाग जाओ बाबू, दुनिया देख लीजिएगा। नहीं तो फिर लेट हो जाएगा तो फिर पछताने से कोई फायदा नहीं। कहते ना कि चिड़िया चुग गई खेत, पछतावला से का हो। अगर चिड़िया आपका खेत चुग जाएगा तो बाद में आप माथा पीटते रह जाइएगा, कहते रहिएगा काश उस समय थोड़ा और मेहनत कर लेते, एकदम अच्छा नंबर रहता मेरा भी। अगर आपका दोस्त का 420 नंबर आता है और आपका वहीं पर 350 नंबर आता है, 360 नंबर आता है, तो फिर सोच लीजिए क्या क्या होगा। क्या होगा? तो वहीं पर समाज आपको एकदम गिरी भावना से देखेगा, गिरी भावना से, एकदम नीचे की भावना से। इसलिए अभी भी समय है, मेहनत कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए 15 नंबर प्रश्न आपका क्या, 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि भर्जन किसे कहते हैं। बताइए भर्जन, और जो आपका भर्जन है, भर्जन किसे कहते हैं, फटाफट बताइए भर्जन किसे कहते हैं। तो देखिए आपका जो निष्पादन में क्या, निष्पादन में क्या था, निष्पादन में आपका था ऑक्साइड कार्बोनेट, ऑक्साइड कार्बोनेट का जो उसमें परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सल्फाइड इसको का परिवर्तन होता है, किसका, सल्फाइड, ठीक है। तो पढ़िए भर्जन किसे कहते हैं, कि सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में, उसे अनुपस्थिति में रख देते, इससे हम उपस्थिति में रखेंगे, किसमें, इसे हम उपस्थिति में रखेंगे, उसे अनुपस्थिति में रखते हैं। तो क्या है, सल्फर ऑक्साइडों को वायु की उपस्थिति में तीव्रता से गर्म करना, यानी कि जल्दी से गर्म करके यानी तीव्रता स्पीड में गर्म करके धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित करने की विधि को ही हम भर्जन कहते हैं। करने की विधि को क्या कहते हैं, तो भर्जन कहते हैं, भर्जन, ठीक है। सब समझ गए कि भर्जन किसे कहते हैं। तो भर्जन आप लोग समझ के बताइए कि भर्जन समझ गए। तो देखिए सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में तीव्रता से गर्म करके धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करने की विधि को ही भर्जन कहते हैं, ठीक है। भर्जन समझ गए तो फटाफट कमेंट में बताइए कि हम भर्जन समझ गए, कोई दिक्कत ना है, भर्जन समझ गए, ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखिए। 16 नंबर आपका प्रश्न है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं। फटाफट बताइए संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं, फटाफट। तो देखिए उत्तर है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। जैसे C+O2 से क्या बनता है, तो C+O2 से क्या बनता है, C+O2 से आपका क्या बनता है, तो CaO+CO2। तो देखिए क्या है, संयोजन किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर भिन्न गुण वाले, अलग गुण वाले, भिन्न मतलब अलग अलग गुण वाले नए पदार्थ सॉरी ये नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया। जैसे C+O2 से बना CaO+CO2, समझिए। चलिए समझ गए। तो चलिए 17 नंबर प्रश्न में चले तब देखिए अगला प्रश्न 17 नंबर, एकदम देखिए जितना भी अभिक्रिया आपका, सभी अभिक्रिया याद कर लीजिए। कम से कम यहाँ से आपका आराम से दो प्रश्न आपका अभिक्रिया से पूछ लेगा, 2 गो, यानी कि 4 नंबर तक अभिक्रिया, आधा प्रश्न अब तक केमिस्ट्री में आधा अभिक्रिया सब बना लीजिएगा। तो कम से कम 2 प्रश्न जरूर पूछेगा, यानी कि 4 नंबर हो गया। पेपर लड़ना हम कितना 2 प्रश्न के लिए, तो देखें इसलिए साइंस में उतना मेहनत ज़्यादा बच्चा मेहनत करते हैं, लेकिन उसको पता नहीं कि नंबर कहाँ से खींचे, ये पता नहीं है। अब बोलता है कि साइंस में हम उतना मेहनत किए, साइंस में नंबर मेरा नहीं है। हिंदी में उतना मेहनत कर लेते थे, हिंदी में हम 95 60 ला सकते थे, इसलिए साइंस में पता नहीं रहता है बच्चों की कहाँ मेहनत करना है। तो हम आपको जितना भी प्रश्न दे रहे हैं सारे MVVI प्रश्न दे रहे हैं, जितना भी प्रश्न आपको क्या दे रहे हैं, MVVI प्रश्न दे रहे हैं। सारे प्रश्नों को एकदम बढ़िया से आप लोग चाट पोट के खा के याद करके एकदम तैयार कर लीजिएगा। इसका जो आपका पैनल PDF है, PDF कहाँ मिलेगा, तो इसका PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम का चैनल आपका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक। कि देखिए व्हाट्सअप चैनल में हम आपको तो बता देते हैं, व्हाट्सअप चैनल में क्या होता है कि PDF शेयर करने का ऑप्शन नहीं रहता है। वहाँ पे PDF हम नहीं किसी को भेज सकते हैं व्हाट्सअप चैनल पर, वहाँ सिर्फ फ़ोटो भेज सकते हैं, फ़ोटो। इसलिए व्हाट्सअप चैनल को अगर आपको
ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ आपको जितने भी क्लास का नोटिफिकेशन है वो वहाँ आपको मिल जाएगा। अगर चाहते कि व्हाट्सअप ग्रुप में हम जुड़ जाएं सर, ग्रुप में देखिए हम वीडियो भी भेज सकते हैं, फोटो भी भेज सकते हैं, कुछ भी भेज सकते हैं ग्रुप में। लेकिन ग्रुप में जुड़ने के लिए, ग्रुप में अगर आप चाहते हैं जुड़ने के लिए मात्र 51 रुपया पे करिए, क्योंकि देखिए ग्रुप में ना आपको सारे नोट्स मिलेंगे, नोट्स आपको, ठीक है, नोट्स मिलेंगे। इसलिए ग्रुप में हमें तो आपको पे करना पड़ेगा कुछ पैसा। कितना? मात्र 51 रुपये। सोचिए 51 रुपया में आपका सभी नोट्सों मिल जाएगा, क्लास का डिटेल्सों मिलेगा, गैस प्रश्नों मिलेगा। तो सोचिए 51 रुपया कुछ है? एक दिन तो आपको पैसा 51 रुपया बहुत होगा, लेकिन आपके पास टेंथ क्लास नहीं रहेगा। इसलिए अभी अगर 150 रुपया आप खर्चा करने में सोचते हैं अपने पढ़ाई में, तो फिर कैसे हो पाएगा? 150 रुपया तो वैसे खा पी के उड़ा देते होंगे, ठीक है। इसलिए 51 रुपया पे करिए, मात्र 51 रुपये में ले सकते हैं, पूरा एकदम नोट्स लेंगे, गैस प्रश्न मिलेगा आपको, ठीक है, मात्र 51 रुपये में। तो कैसे? तो इस नंबर पर कॉल करिए और जुड़ जाइए, 8882301410 पर कॉल करिए, बोलिए सर हमको व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना है। तो आप इस नंबर पर 51 रुपया पे करिएगा, इसी नंबर पर आप पे करके स्क्रीनशॉट हमको भेजिएगा, हम आपको जोड़ देंगे, ठीक है। तो मैं आपको सारे नोट्स मिलेंगे, आपको सभी गैस प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए कॉल करके जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? वियोजन, 17 नंबर प्रश्न है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? फटाफट बताइए कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, एकदम फटाफट। ठंडा भी लग रहा है मुझे, तो अभी नहा के आप सबके सामने नहा धो के आया एकदम, ठीक है। क्या करें, डिजिटल बोर्ड ना है जो आपको नहीं दिखा पा रहे हैं हम, क्या करें, स्क्रीन पर अभी मजबूरी में आपको पढ़ाना पड़ता है। बोर्ड भी अपना वाइट बोर्ड भी है, मेरा नहीं। वाइट जो आप बोर्ड देखेंगे वो मेरा दोस्त का है, ठीक है, वो मेरा दोस्त का है। वहीं जाके हम शूट करते हैं वीडियो, वहीं शूट करते हैं, कभी कभी लाइव भी 1-2 बार आए हैं वहीं पर, उसके घर पर ही जाके, ठीक है, वहीं जाके शूट करते हैं उसी का बोर्ड पर। उसी के बोर्ड से आपको जो बोर्ड वाला वीडियो दिखाएगा सब उसी का बोर्ड का है। मेरा भी अपना जो अपना है वाइट बोर्ड नहीं है, अपना वाइट बोर्ड नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो वाइट बोर्ड छोड़िए, डिजिटल बोर्ड आने में भी कोई लेट नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए 17 नंबर आपका प्रश्न है कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए, जब कोई बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में, जब कोई बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में टूट जाता है तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए 10 है, 10 मान लीजिए, एकदम समझाने के लिए बोल रहे हैं, 10 है और 10 को हम 8 प्लस 2 में तोड़ देंगे तो ये 2 में टूट गया है, 2 में सरल में टूट गया, 8 और 10 सरल में टूट गया, तो ये बड़ा बड़ा क्या हुआ, छोटा में टूट गया, यानी कि ये क्या वियोजन हो गया। उसी तरह CO3 है, किससे में टूट गया? CO प्लस O2 में टूट गया, क्या मैं समझ गया? O2 में, यानी कि ये जो बड़ा यौगिक है दो छोटा यौगिकों में टूट जाना ही यौगिक क्रिया, सॉरी, अभी वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कि जब कोई बड़ा यौगिक को छोटा यौगिक में ही टूट जाना वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए? कि जब कोई बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में टूट जाता है तो इससे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? बताइए, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। समझ गए? ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं? कि जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, ऊष्माक्षेपी, यानी कि C+O2 है तो उसमें CO2 प्लस ऊष्मा का क्या होगा? उत्सर्जन होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, उसे कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। पढ़िए क्या कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन हो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। समझ गए? एकदम फटाफट बताए, एकदम कमेंट में दिल बना के भेजिए। चलिए 19 नंबर आपका प्रश्न देखिए, 19 नंबर हम प्रश्न देखते हैं। आपका 19 नंबर जो प्रश्न क्या है? तो 19 नंबर आपका प्रश्न है ऊष्मा शोषी, एकदम VVI प्रश्न है, एकदम VVI प्रश्न है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। VVI तो क्या है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोषी था, ये ऊष्मा शोषी है। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो, उसमें क्या होता है, ऊष्मा उत्सर्जन होता है। क्या होता है, उत्सर्जन होता है। इसमें क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी में क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा शोषी में होता है अवशोषण। शोषी मतलब ना सोच लेना, सोच नहीं, सोच लेना ही मतलब अवशोषण। शोषी नामी में तो छिपा है, छेपी, छेपी मतलब छेप देना, शोषी मतलब सोच। सोच किसे कहते हैं, कोई भी अगर चूस ले उसी तो सोच कहते हैं, यानी कि अवशोषण। ठीक है, अवशोषण। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे N2+O2 से बना क्या, CO2। क्या बना, CO2। फिर 2Mg+O2 से क्या बना, 2MgO। समझ गए, इसमें क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। समझ गए, समझ गए, फटाफट कमेंट में यस लिखिए, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हाँ, अगला 20 नंबर प्रश्न को देखिए। चलिए, ये का केमिस्ट्री का आज का लाइव लास्ट प्रश्न है। आज का क्लास का केमिस्ट्री का लास्ट प्रश्न क्या है, 20 नंबर, कि अवकरण या उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। फटाफट बताइए कि अवकरण या उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का वियोग हो तो उसे अवकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का क्या हो, हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का वियोग हो तो उसे अपकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2+Cl2 से बना 2HCl। क्या बना, 2HCl। समझ गए कि अपकरण या उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। समझ गए ना, फटाफट कमेंट में बताइए। चलिए आप बायोलॉजी को देखते हैं। आपका केमिस्ट्री का प्रश्न हम 20 प्रश्न रखे, हम सभी कल सभी 20 प्रश्न को आप लोग को तैयार करके आना है। सभी प्रश्न को आप लोग तैयार करके रख लीजिएगा, 20 प्रश्न को। ठीक है, तो चलिए बायोलॉजी में आपका आज कम ही प्रश्न रखे हैं। ठीक है, 10 प्रश्न बायोलॉजी में रखे हैं। कितना, 10 प्रश्न का बायोलॉजी में रखे हैं, बायोलॉजी में कम ही प्रश्न रखे हैं। ठीक है, तो चलिए 1 नंबर प्रश्न देखिए। 1 नंबर आपका, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, बताइए। आप लोग पहले पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो कोई भी दिक्कत नहीं, अभी भी आप मेहनत करते हैं तो अभी भी आप एकदम बढ़िया से बढ़िया नंबर ला लेंगे, बढ़िया से बढ़िया नंबर हम कहते हैं। बस मेहनत करना होगा, बिना मेहनत के देखिए कुछ नहीं मिलता है। देखिए पहला क्या है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो देखिए वह सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। कैसे, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो बोलेगा आँख मूंद गए, वह सभी क्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे कि शोषण हो गया, पोषण हो गया, उत्सर्जन हो गया, परिवहन हो गया, ये सब क्या हुआ, आपका जैव प्रक्रम की एक हिस्सा है। जैव प्रक्रम का क्या है, एक हिस्सा है। समझिए, बायोलॉजी के फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या था कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो जैव प्रक्रम वो सभी क्रिया को कहते हैं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। क्या होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। ऐसा आपका शोषण, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, ये सब क्या है, जैव प्रक्रम की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, समझ गए, फटाफट कमेंट में लिखिए हाँ समझ गए सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 नंबर प्रश्न आपका क्या है, तो 2 नंबर, पोषण किसे कहते हैं। एकदम 2026 में ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा बायोलॉजी में। 2026 में साइंस में आपका फर्स्ट या सेकंड पाली में ये आपका प्रश्न देखने के लिए मिलेगा कि बताइए पोषण किसे कहते हैं। पूछेगा आपसे, बताइए कि पोषण किसे कहते हैं, क्या बोलिए, पोषण लिखिए। पोषण किसे कहते हैं, तो देखिए पोषक तत्व को ग्रहण करके उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। जैसे आप दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, भात खाते हैं, उसको किस लिए खाते हैं, कि उससे जो पोषक तत्व मिले, पोषक तत्व वो हमारे शरीर को सुरक्षित रखे, शरीर को स्वस्थ रखे, शरीर को मस्त रखे, इसलिए हम ना पोषण खाते हैं, खाना वाना। तो वही पोषण किसे कहते हैं, तो पोषक तत्वों को, जो पोषक तत्व जैसे दाल चावल, ये सब तो आपका भोजन हो गया, पदार्थ हो गया। पोषक तत्व कैसे कौन हुआ, आयरन, आपका विटामिन डी, विटामिन सी, पोटेशियम, ये सब, सॉरी पोटेशियम बोले, कि ये सब क्या आपका पोषक तत्व होगा, समझ लो। ये सब पोषक, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब आपका पोषक तत्व है। ठीक, ये सब आपका क्या है, पोषक तत्व है। तो ये तो दाल चावल ये तो आपका पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, समझे। ये पोषक तत्व नहीं है, वो खाद्य पदार्थ है, समझिए, पोषक तत्व। तो देखिए पोषक तत्व को ग्रहण करके उनका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। समझ गए तो फटाफट कमेंट में लिखिए हाँ सर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ये कई प्रश्न आएंगे तो गर्दा छोड़ा के इसको एकदम पटकेंगे सर, एकदम गर्दा छोड़ा के पटकेंगे। ठीक है, चलिए 3 नंबर आपका है कि स्वपोषण किसे कहते हैं, बताइए। पोषण तो आप समझ बता दी कि स्वपोषण बताइए, स्वपोषण। तो देखिए नाम से ही पता चलता है, स्व मतलब स्वयं, जो स्वयं पोषण करता है स्वपोषण कहलाता है। समझ गए, तो जब जीव
क्या कहते हैं, जब जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित मतलब बनाता है, बनाता है मतलब हो नहीं कि दाल चावल लाए, नहीं चावल लाए दाल लाए और दोनों मिला के खिचड़ी बना लिए, वो खाना नहीं। जो मतलब निर्माण करता है, स्वयं से निर्माण करता है, उसी को क्या कहते हैं, संश्लेषित कहते हैं। जो खुद से प्राकृतिक नहीं, प्राकृतिक पर नहीं, खुद से बनाता है, उसे संश्लेषित कहते हैं। समझ रहे कि जब जब जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, क्या करता है, स्वयं संश्लेषित करता है, तो इसे स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, जो अपना भोजन है, जो अपना भोजन वो स्वयं बनाते हैं। अब तो बोलिएगा सर हमारो मम्मी तो अपना भोजन स्वयं बनाता है, कहाँ दूसरा आता है बनाने। तो वो वाला भोजन बनाना नहीं बाबू। देखिए आपका मम्मी क्या करता है, आपका मम्मी पापा लाते हैं कमा के पैसा, दाल कीनते हैं, चावल कीनते हैं, सब्जी कीनते हैं, उसी को घर में बनाते हैं। समझे, उसी को बनाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप दूसरे के ऊपर डिपेंड है कि नहीं डिपेंड है। जैसे अगर खेती नहीं हुआ तो चावल नहीं हुआ, दाल नहीं हुआ, आटा फिर कहाँ से आएगा। यानी कि आप खेती के ऊपर डिपेंड है, प्रकृति के ऊपर डिपेंड है, सरासर डिपेंड है कि नहीं। हाँ, तो लेकिन बड़े हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो अपने पत्ते से क्लोरोफिल, सूर्य के जो प्रकाश है उससे क्लोरोफिल लेता है, ठीक है, वायु से ऑक्सीजन लेता है, और नीचे नीचे जड़ से अपना खनिज प्राप्त करता है, खनिज उसी को वो सब खाना बनाता है, अपना खाना बना लेता है। समझे, वो जो हरे पेड़ पौधे ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है, वो स्वयं अपना भोजन तैयार कर लेता है। हम लोग किसी न किसी रूप में तो दूसरे पर डिपेंड है कि नहीं है। अगर खेती नहीं हुआ तो हम लोग खाना नहीं खाएंगे, अगर खेती नहीं हुआ तो सब्जी उब्जी कहाँ से आएगा। तो देखिए हम सब किसी न किसी रूप में दूसरे के ऊपर डिपेंड है। और जो हरे पेड़ पौधे रहते हैं वो स्वयं अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। समझ गए, स्वपोषण समझ गए तो फटाफट कमेंट में बताइए कि समझ गए सर, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए कि जब जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है तो वो से स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, चलिए स्वपोषण समझ गए तो बताइए परपोषण क्या कहते हैं। है तो परपोषण मतलब जो पर यानी कि दूसरे के ऊपर आश्रित हो, है निर्भर हो, उसी ना परपोषण कहते हैं। तो देखिए परपोषण किसे कहते हैं, तो पोषण की वह विधि क्या है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना करके अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम धान के पेड़ पर निर्भर रहते हैं, गेहूं के पेड़ पर निर्भर रहते हैं। अगर धान नहीं उपजा, गेहूं ना उपजा, चावल नहीं, सब्जी नहीं हुआ तो हम लोग क्या खाएंगे, यानी कहीं न कहीं दूसरे ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो उसी कहते हैं कि जब पोषण की वह विधि जिसमें भोजन स्वयं संश्लेषित ना करके अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, पर पोषण कहलाते हैं। जैसे मनुष्य किस पर निर्भर है, सीधा सीधी प्राकृतिक पर निर्भर है। गाय किस पर निर्भर है, मनुष्य और प्राकृतिक पर निर्भर है। मच्छर मनुष्य पर सीधा सीधी निर्भर है। ठीक है, इसका इनका ही दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, क्या इसे जो व्यक्ति अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना करे, जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर पाए, वह किसी न किसी रूप में दूसरे के ऊपर निर्भर रहे, उसे स्वपोषण नहीं परपोषण कहते हैं। समझ गए तो फटाफट कमेंट बॉक्स में दिल बना के भेजिए जी। है तो चलिए 5 नंबर प्रश्न पे देखिए। आप लोग को बीच बीच में थोड़ा हंसाना भी जरूरी है, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे, समझे ना। देखिए कोई भी 1 घंटा बैठ के खाली नहीं पढ़ सकता है। आपका माइंड जो है ना 30 से 40 मिनट में बौखलाने लगता है, 30 से 40 मिनट में वो बौखलाने लगता है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा वो बीच बीच में मज़ा भी आपको आना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा कॉमेडी वगैरह भी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए चलिए 5 नंबर प्रश्न को पढ़ते। 5 नंबर आपका प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण, एकदम VVI 2026वां में जो आपका है लिख कर रख लीजिए। फर्स्ट या सेकंड पाली में ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये 2025 में भी पूछा गया था फर्स्ट पाली में। 2025 की जो मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ था, 2025 के फर्स्ट पाली में इस एग्ज़ाम को पूछा गया था। ठीक है, हम खुद बना के आए हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए। और ये प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इस प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखें। आपसे पूछा कि प्रकाश संश्लेषण को विधि क्या है वो लिखिए, उसे किसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण उसको लिखिए, और उसके रासायनिक समीकरण को भी लिखिए। तो देखिए जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करता है उसी मूलभूत अभिक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या है, तो उसका समीकरण है क्या कि 6O2 +
12H2O सूर्य के प्रकाश बटे क्लोरोफिल, फिर C6H12O6 प्लस CH2O प्लस 6O2 समझिए। समीकरण जो आपको ना याद कर लेना, ये प्रश्न एकदम पूरा बढ़िया से एकदम रट लेना, आपको रट लेना, एकदम चट पच के खा लेना है एकदम 2026वां में प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा ना। तो देखिएगा आप जब एग्जाम हॉल से निकलिएगा, हमारा वीडियो फिर आके बोलिएगा सर हाँ सर आप तो एकदम सही बोले थे हैं। इसलिए एकदम बढ़िया से प्रश्नों को एकदम तैयार कर लीजिएगा। क्या प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण उसे कहते हैं जिसमें पौधे अपने भोजन को स्वयं तैयार करते हैं, इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, समझ गए प्रकाश संश्लेषण? हाँ समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए हम 6 नंबर प्रश्न को देखिए। आपका 6 नंबर प्रश्न क्या है? तो 6 नंबर आपका प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है? बताइए, प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक पदार्थ, ये घटक भी रहेगा कहीं कहीं, तो आवश्यक पदार्थ क्या क्या है बताइए। तो प्रकाश संश्लेषण पौधे को देखिए, पौधे को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या क्या चाहिए? पहला सूर्य का प्रकाश चाहिए, बिना सूर्य के प्रकाश को प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा। फिर क्लोरोफिल चाहिए उसको, जल चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, इस चारों चीज़ की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। समझ गए? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा चीज़ का अति आवश्यक है? पहला सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए? फटाफट कमेंट में लिखिए। चलिए हम अगला प्रश्न देखें। अगला आपका 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर, शोषण किसे कहते हैं? बताइए, शोषण किसे कहते हैं? ये आपका 2 नंबर में भी पूछ सकता है और 5 अंक में भी पूछ सकता है। समझे? ये जो आपका ये प्रश्न है आपका 2 नंबर में भी, क्योंकि देखिए अगर 2025 का आप एग्ज़ाम देखे होंगे, 2025 का आप एग्ज़ाम देखे होंगे तो बहुत सारा ऐसा प्रश्न था जो कि 2 अंक का था, लेकिन उसमें 5 अंकीय में पूछ लिया गया था। देखे होंगे आप? हाँ, तो देखा ही होगा कि ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे। मैथ में ये देखिए 2 अंक का प्रश्न था बहुलक वाला, उसे 5 अंक में पूछ लिया था। इसलिए अब 2025 के एग्ज़ाम देखते हुए हमें लगता है कि ये प्रश्न 2026 में 2 अंकीय के साथ साथ हो सकता है 2 अंकीय ना पूछकर 5 अंक के प्रश्न में भी इसे शामिल कर दे। ठीक है, तो इसलिए बढ़िया से प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। बताइए, शोषण किसे कहते हैं? फटाफट बताइए। तो उपशोषण, शोषण एक प्रक्रिया है। शोषण क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें जीवों के वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करता है। जीव जो है वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करता है, ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है। उसके बाद वह ग्लूकोज का एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है? एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा का निर्माण होता है। निर्माण होने के बाद क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपका, वो शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसी जो प्रक्रिया है ये क्या है? ये प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। समझ गए कि श्वसन किसे कहते हैं? तो श्वसन जो है क्या, पहले आप देखिए, जो मनुष्य है क्या करता है? जो मनुष्य रहे कि कोई भी व्यक्ति रहे, तो श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव वातावरण से ऑक्सीजन लेता है। जैसे ये वातावरण है, इससे पहले ऑक्सीजन लेगा, अपने नाक के द्वारा ऑक्सीजन जाएगा उसके अंदर, फिर ऑक्सीजन को वो ग्रहण करेगा नाक के द्वारा। ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद वो जो ऑक्सीजन उसके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुँचेगा। ठीक है, कोशिका तक पहुँचने के बाद क्या होगा? जो ग्लूकोज है एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करेगा। ठीक है, ग्लूकोज जब का है तो क्या होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करेगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और ऊर्जा का निर्माण होगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका, वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो इसी सब प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसी सब प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। क्या समझ गए? तो एकदम फटाफट कमेंट में लिखिए सर समझ गए, कोई दिक्कत भी नहीं है हमें। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखिए। 8 नंबर आपका प्रश्न क्या था? तो 8 नंबर आपका प्रश्न देखिए। 8 नंबर, अवायवीय शोषण किसे कहते हैं? बताइए, अवायवीय शोषण किसे कहते हैं? फटाफट बताइए कि अवायवीय शोषण किसे कहते हैं। देखिए पढ़िए, तो क्या है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से होने वाले शोषण को अवायवीय शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवायवीय शोषण कहते हैं। समझ गए कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से होने वाले शोषण को आंशिक क्या कहते हैं? अवायवीय शोषण कहते हैं। ठीक है, समझ गए एकदम फटाफट बताइए कि अवायवीय शोषण में क्या होता है? अवायवीय शोषण जो ऑक्सीजन
ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन जो आपका ग्लूकोज के क्या होता है अनुपस्थिति में, ग्लूकोज या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो का अवायवीय शोषण में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज क्या करता है आंशिक विखंडन करता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो आपका ग्लूकोज है वह आंशिक विखंडन से करता है, और आंशिक विखंडन से होने वाले जो शोषण को, और आंशिक विखंडन से जो शोषण उत्पन्न होता है उसी को अवायवीय शोषण कहते हैं। समझ गए एकदम फटाफट। अगर वो वायवीय शोषण समझ गए फिर वायवीय शोषण समझने में आपको कोई दिक्कत ना होगा। कोई दिक्कत होगा नहीं होगा मेरे हिसाब से। अगर वो वायवीय शोषण समझ गए तो वायवीय शोषण समझ सीधा सा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति उससे वो वायवीय शोषण में अनुपस्थिति होगा और आपका वायवीय शोषण में उपस्थिति होगा। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के पूर्ण विखंडन, ग्लूकोज के क्या होगा पूर्ण विखंडन से होने वाले, उसमें आंशिक विखंडन होगा और इसमें क्या होगा पूर्ण विखंडन होगा, पूर्ण विखंडन। तो पूर्ण विखंडन से होने वाले शोषण को वायवीय शोषण कहते हैं। ठीक है, तो वायवीय शोषण में उसका अनुपस्थिति होगा, आंशिक विखंडन होगा, आपका यहाँ पूर्ण विखंडन होगा। समझ गए? हम समझ गए तो फटाफट कमेंट में दिल फेंक के मारिए, एकदम मारिए दिल फेंक के, फेंकिए दिल, एकदम फटाफट दिल फेंक के मारिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए 10 नंबर आपका प्रश्न क्या है? तो 10 नंबर प्रश्न है किण्वन किसे कहते हैं? एकदम VVI प्रश्न 2026 में एकदम 90% चांस है इसका ये प्रश्न आपको पेपर में दिखने का, 90%। ठीक, देखिए क्या है किण्वन, किण्वन क्या है, किण्वन किसे कहते हैं फटाफट बताइए कि किण्वन क्या है। देखिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होने से क्या होता है एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम ये निर्माण को हम किण्वन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम किण्वन कहते हैं, किण्वन। समझ गए? तो किण्वन क्या है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, उपस्थिति में नहीं अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। इसी विखंडन के होने से एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इसी निर्माण को हम कहते हैं किण्वन कहते हैं। समझ ले? इसी को हम क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। क्या समझ गए? समझ गए तो फटाफट कमेंट में यस लिख के बोलिए हाँ सर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए आज का एग्जाम युद्ध का डे 1 एग्जाम युद्ध सीरीज का आपका डे 1 समाप्त हुआ, डे 1 आपका समाप्त हुआ। ठीक है, तो क्लास को अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो चलिए बताइए क्लास आपको कैसे लगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि क्लास आपको कैसे लगा। ठीक है, तो डे 2 के लिए भी तैयार रहिए एकदम जोश और ऊर्जा के साथ, एकदम बढ़िया से मन लगा के मेहनत करते रहिए। ठीक है, मेहनत करते रहिए, आपका मंजिल अब ज़्यादा दूर नहीं, बस आप कितना मात्र 25 से 28 दिन का आपके पास समय रह गया, 25 से 28 दिन आपके पास रह गया। ठीक है, तो ऐसे देखते देखते किसी दिन आप एग्ज़ाम हॉल के बाहर रहेंगे, फिर एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाएंगे, फिर एग्ज़ाम हॉल से निकल जाएंगे। समय आपके पास अब बहुत कम है, इसलिए मन लगा के पढ़िए और हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते रहेंगे। बस आप भी मेहनत करिए तभी जाकर रिजल्ट आपका अच्छा बन पाएगा। अभी दोनों भाई को एकदम मेहनत करना है, बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट लाना है। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।